गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएस में 6th चैप्टर अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में क्या क्या हुआ, क्या सुधार हुए, क्या भारतीयों की दशा हुई, यही सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो हमारे देश में अंग्रेजी शासन के लोगों की परिस्थिति बहुत दयनीय थी। भारत की आर्थिक समृद्धि 18वीं सदी तक यथावत रही थी, परंतु बाद में धीरे धीरे वह पतन की ओर जाने लगी। यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत की जो दशा थी, जो आर्थिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, वो बहुत ही अच्छी थी। पहले भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कई वर्षों तक शासन किया और भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसको भी डामाडोल कर दिया था, क्योंकि वो सिर्फ भारत से लाभ कमाना चाहते थे। तो उनके राज में, उनके शासन में, अंग्रेजी शासन के समय किसान और खेती यानी किसानों पर उन्होंने क्या अत्याचार किए और कैसे अपने साम्राज्य को उन्होंने बढ़ाया। अंग्रेजी शासन के समय किसान और खेती। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेज़ों को अपनी आय बढ़ाने के लिए विशाल क्षेत्र मिल गया। बंगाल, बिहार यानी उस समय में बंगाल जो था, राज्य था, वो बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली और बहुत बड़ा था। तो उसकी दीवानी सत्ता यानी उसका शासन मिलने के बाद अंग्रेज़ों को अपनी आय और अपना शासन, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया था। अंग्रेज़ किसानों से अधिक कर वसूल करने लगे थे, जिससे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। अंग्रेज़ किसानों से किस प्रकार से कर वसूल करते थे? अंग्रेज़ लोग जो थे वो किसानों से बहुत ही उनकी खेती से, उनकी फसल से जो उनको आय होने वाली होती थी, किसान उनसे से अधिक कर वसूल करना चाहते थे, जिससे उनकी स्थिति क्या बहुत दयनीय हो गई थी। कभी कभी तो उनको अपने घर के आभूषण भी बेचने पड़ते थे, फिर भी वो लोग अंग्रेज़ों का कर नहीं चुका पाते थे। इसके फलस्वरूप क्या होता था कि अंग्रेज़ लोग उनकी जो ज़मीन थी उसको गिरवी रख लेते थे अपने पास, और जब किसान उसको देने में असमर्थ हो जाता था तो वो लोग उनकी ज़मीनों को अपने पास ही रख लेते थे, जिससे किसानों की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो गई थी और बहुत से किसान जो है कर्ज में डूब गए थे। और किसानों और एक साहूकार क्या होता था? साहूकार वो होता था जिसके पास किसान लोग अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे और जिससे साहूकार वर्ग का उदय हुआ। इस बीच 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। जब अंग्रेज़ लोग किसानों पर इतना अत्याचार कर रहे थे, तभी बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिससे क्या है, भूखमरी के कारण और खाना ना मिलने के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की थी। इस स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति अर्थात जो कॉर्नवालिस था उसने ज़मीन का स्थायी अधिकार किसको? जमींदारों को दे दिया था। जमींदार जो लोग किसानों की ज़मीन अपने पास रखते थे उनको कॉर्नवालिस ने यह अधिकार दे दिया था। यानी ज़मींदारों को किसानों से जो महसूल यानी टैक्स एक तरह से बोला जाता है, उसको वसूल करना था, और जिससे किसान लोग जमींदारों को टैक्स भरते थे, जिससे कि अंग्रेजी शासन को, ब्रिटिश कंपनी को बहुत उनकी आय तो स्थायी हो गई थी, फिक्स हो गया था कि उनको एक साल में इतना पैसा चाहिए तो उनको
चाहिए ही होता था। वसूल करना जमींदारों का काम होता था। अर्थात कंपनी ने अपने पक्ष में निश्चित आय वाला वर्ग, जमींदार वर्ग तैयार किया, जिससे किसानों का और भी शोषण होने लगा। अब जमींदारों को जो पैसा होता था वो अंग्रेज़ों को देना होता था, चाहे वो कैसे भी दें। इसलिए उन्होंने किसान लोग जो थे उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों को अपने साल में अपना जो कर होता था वो चाहिए ही होता था। इससे क्या हुआ, किसान लोग बहुत तनतोड़ मेहनत करते, चिलचिलाती धूप भी सहते, ज़मीन जोतकर फसल पैदा करते, लेकिन फिर भी क्या होता था कि वो सिर्फ अपना भरण पोषण ही कर पाते थे, कभी कभी तो वो भी नहीं कर पाते थे, जिससे किसान लोग जो है उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा जो थी भारत में बहुत दयनीय हो गई थी। सामाजिक जीवन को ग्रहण। अब किसान लोगों का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में महसूल वसूल करने का कार्य जिसको सौंपा गया था उसको कलेक्टर कहा जाता था। वह न्यायाधीश का कार्य भी करता था। पुरानी ग्राम स्वराज्य की प्रथा नष्ट हो गई थी। ग्राम स्वराज्य की प्रथा आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में अभी भी सरपंच लोग होते हैं जो गांव के छोटे मोटे झगड़ों को निपटा देते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय में भी क्या था, अंग्रेज़ों के आने से पहले प्रत्येक गांव एक छोटे गणतंत्र जैसा होता था। ग्राम पंचायत गांव की सभी प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। जो ग्राम पंचायत होती थी जिसमें सरपंच होते थे, जिसको पंचायत बोलते थे, वो अपने गांव की सभी प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक सभी स्थिति व्यवस्था को संभालती थी। उस समय में यह जो ग्राम पंचायत थी उस समय में देश की मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी उसको कहा जाता था। बाहरी आक्रमणों के समय और सल्तनत शासन व्यवस्था के समय में भी हमारी ग्राम स्वराज्य संस्थाएं अड़िग खड़ी थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने यह शासन पद्धति नष्ट कर दी। एक तरह से ये मतलब उसमें भ्रष्टाचार डाल दिया। तो क्या भारतीय जो वो अंग्रेज़ लोग थे वो अपनी संस्कृति चलाना चाहते थे, अपना कल्चर चलाना चाहते थे, जिससे भारतीयों में रोष पैदा हो गया। अब कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो नीति अपनाई थी उसने लोगों में भय पैदा कर दिया। लोगों को लगा कि वह उनसे जबरन ईसाई धर्म स्वीकार कराना चाहती है। क्यों कराना चाहती है? क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने अपने नियम पद्धति भारत में लागू किए, जिससे भारतीयों को डर हुआ कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। हालांकि अंग्रेज़ी शासन ने जो कंपनी सरकार थी उसने सामाजिक सुधार भी किए, लेकिन जो लोग थे भारत के जो रूढ़िवादी लोग थे उनको ऐसा लगा कि अंग्रेज़ लोग उनकी सभ्यता को नष्ट कर देंगे। अब संस्कृति का नाश करना चाहती है अब जो कंपनी सरकार है उसने रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार अवगणना की जाती है। ऐसी मान्यता लोगों में पैदा हुई। अब अंग्रेज़ों ने एक फरमान आगरा में जारी किया कि प्रत्येक भारतीय को अंग्रेज़ों को सलाम करना होगा, नहीं तो उनको दंड दिया जाएगा। यदि कोई भारतीय अंग्रेज़ों को सलाम नहीं करेगा तो वह दंड का, सज़ा का पात्र होगा। जिससे क्या हुआ, भारतीयों के दिल में रोष और नफ़रत की भावना उत्पन्न हो गई। क्योंकि कोई भी इंसान हो, चाहे छोटा हो, गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन वो किसी भी बाहरी जाति को, यदि हमें अपने से बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी का सम्मान कराना नहीं, क्योंकि किसी का भी सम्मान करना हम अपने मन से करते हैं, है ना। तो अगर हमसे ज़बरदस्ती की नहीं तुम यहाँ से अगर जाओगे तो मुझे नमस्ते करके ही जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे, तो
उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में रोष और घृणा की भावना पैदा हो जाती है, जैसा कि अंग्रेज़ों ने उस समय में किया था। भारतीय उद्योग और व्यापार का विनाश। अब भारत के करघे होते हैं जो पहले क्या था, हस्त उद्योग थे, यानी हाथों से काम होता था। भारत के करघे यूरोप और एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। पश्चिम के व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते थे। भारत में बनने वाले सन, ऊन, रेशम, सूती कपड़े, बारीक मलमल आदि को विदेशों में भारी मांग रहती थी। यानी ये सब चीज़ें जो जितनी भी थी, ये रेशम, सूती कपड़े, बारीक मलमल, ढाका की मलमल, इन सब की विदेशों में बहुत भारी मांग होती थी। और इसी के कारण इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर अंग्रेज़ लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपना शासन कर लिया। ठीक, अब आगे चलिए। कपड़े के अतिरिक्त शोरा, नमक, मिश्री आदि का भी निर्यात होता था और बदले में भारत में बेशुमार सोना चांदी का आयात होता था। यानी ये जो चीज़ें हैं, रेशम, सूती, मिश्री, नमक, शोरा, गरम मसाले, ये भारत से विदेशों को जाते थे और विदेशों से भारत में इसके बदले में सोना चांदी आते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के शासन लागू होते ही स्थिति बदल गई। भारत में उत्पन्न होने वाला कच्चा माल और रुपयों की मदद से अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में उद्योग धंधे स्थापित किए। यानी अंग्रेज़ लोग भारत से कच्चा माल ले जाते, रुपया पैसा ले जाते और उन्होंने अपने देशों में, विदेशों में, इंग्लैंड में अपने जो उद्योग धंधे थे वो स्थापित किए। अब इंग्लैंड में बनने वाला जो माल था वो बिना कर के, बिना टैक्स लगे, बिना चुंगी के आता था। यानी उसका आयात पे कोई भी टैक्स नहीं होता था, जिससे अंग्रेज़ों को बहुत लाभ होता था। परंतु जबकि भारत के कपड़े पर 80% कर लगाया जाता था। यदि भारत से विदेशों में कपड़ा जाएगा तो उस पर 80% कर लगेगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत में उत्पन्न होने वाला माल था भारत में ही महंगा मिलने लगा। अब भारतीय लोग इतने समर्थ नहीं थे कि वो इतना महंगा माल बेच सकें, खरीद सकें, और जिससे जो उद्योग धंधे थे, भारतीयों के जो उद्योग धंधे थे, वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगे। अतः उद्योग धंधे नहीं चल सके, कारीगरी उद्योग नष्ट हो गए, लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। धीरे धीरे भारत में ग्राम्य कारीगरों की गरीबी बढ़ने लगी। ऐसे ही, क्योंकि उनके पास कोई काम तो था नहीं, अगर वो काम करते भी थे तो उस पर 80% कर, यानी 20% उनको सिर्फ बेनिफिट मिलता था, प्रॉफिट होता था। तो उससे क्या हुआ कि वो जो कारीगर लोग थे वो बहुत लॉस में जाने लगे, जिससे उन्होंने वो अपने उद्योग धंधे बंद कर दिए और वो पतन की ओर जाने लगे, जिससे भारत में गरीबी बढ़ने लगी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आपका जो आज का होमवर्क है वो है ये, भारत से किन किन चीज़ों का निर्यात होता था। जो जैसा कि इस चैप्टर में सब कुछ बताया गया है, आपको जो पढ़ाया है उसी में से देख के आपको लिखना है। कॉर्नवालिस ने कौन सी पद्धति लागू की, आगरा में कौन सा फरमान जारी किया गया, और भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश किस प्रकार हुआ।